गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हमारा विषय है वो यूनिट 3 का चैप्टर 5 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट भारत की सच्चाई भी है। जैसे जाति यहाँ की, कास्ट यहाँ की एक स्थायी संस्था है, रिलीजन भी बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और जेंडर का मतलब है लैंगिक रूप से आप महिला हैं या पुरुष हैं। इस आधार पर जो चेंजेज होते हैं या एक दूसरे को छोटा या बड़ा माना जाता है, कमतर या ज्यादातर माना जाता है। आज का हमारा चैप्टर उसी संबंधित है। चैप्टर का नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। भारत में जो वर्क दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए महिला को वर्क दिया जाता है, तो अगर मैं बात सरकारी नौकरी की करूं या सरकारी वर्क की बात करूं तो वहां क्या होता है, वहां एक कार्य पर एक समान पे स्केल होगा, वो सबको होगा। लेकिन आमतौर पर जो हम प्राइवेट रूप से या असंगठित क्षेत्रों में देखते हैं, तो जहां पुरुषों को पैसे उस काम के ज्यादा मिलते हैं, उसी काम के पैसे महिलाओं को कहीं ना कहीं कम मिलते हैं। या रिलीजन के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहां पर समानता है या फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी ऑफ, मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू एजुकेशन, सारे अधिकार सबको बराबर मिले हुए। लेकिन फिर भी जो सामाजिक स्तर पर जो चीजें हैं वो उस स्तर से नहीं है जैसे वो संवैधानिक स्तर से हैं। ऐसी स्थिति में इस टॉपिक पर जो जो विषय आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लैंगिक असमानता। अब लैंगिक असमानता का मीनिंग क्या है? इसका डिवीजन या विभाजन। आमतौर पर जैसे पुरुष बाहर जाके कार्य करते हैं, घर से बाहर जाकर, तो वहां क्या होता है, उनको उसको पैसे मिलते हैं, तो लोग खुशी खुशी काम करते हैं। महिलाएं वहीं पर घरों में काम करती हैं, जिसका अलग से पैसे का कोई प्रावधान नहीं होता। अगर किसी महिला से पूछा जाए तो आप क्या करती हैं, तो सिंपल आंसर होगा, तो मैं तो हाउस वाइफ हूं। जो बंदी सुबह से लेके शाम तक कार्य कर रही है और उसके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, अगर एक पुरुष बाहर जाके कार्य कर रहा है तो उसके लिए वो निश्चित रूप से पैसे ला रहा है, और जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्पेक्ट ज्यादा होती है और समाज के बहुत सारे निर्णय प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति पे भारत में लैंगिक असमानता बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लड़की का होना अच्छा नहीं माना जाता था, लड़के का होना सौभाग्यशाली माना जाता था। वो एक अलग बात है कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि भाई समानता आए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, या लखपति बनने की योजना चला रही है। तो ये सारे कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बटा हुआ है, और जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसमें काम करने वाली परसेंटेज बहुत कम है और असंगठित में बहुत ज्यादा है। इस स्थिति में जो सामाजिक दायरा है उसमें एक लैंगिक विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर बहुत बड़े स्तर पर होता है। अगर मान लिया मैं बात करूं, अगर स्कूल में पढ़ाने की बात आती है, आजकल अस्पतालों में नौकरी की बात आती है, जो एनसीआर वाले क्षेत्र हैं उनमें अस्पताल हो, स्कूल हो, या दूसरी जगह काम करने के हो, वहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो, तो वहां पर महिलाओं को दी जा रही है। लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का शोषण कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर ज्यादा होता है। इसी चैप्टर को लेकर यहाँ पर इन बातों को डिस्कस किया जा रहा है। तो लैंगिक असमानता का मतलब एक तो वर्किंग पर स्टाइल है, एक आपका पैसे को लेकर है, एक आपको स्थान को लेकर है, एक आपको समय को लेकर है। तो ये कहीं ना कहीं अभी, और देहाती जो एरिया है उसमें ये स्थिति बहुत बड़े स्तर पर है। दूसरा टॉपिक जो विषय है इसमें, भारत में महिलाओं की स्थिति। अब ये भी एक बात समझने की है, स्थिति कैसे, मतलब देखिए, साक्षरता,
लिटरेसी जो है, दूसरा हमारा जॉब या हम कह सकते हैं कि नौकरियां, नौकरियां। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लिया मजदूरी या लेबर। और अगर हम दूसरे स्तर पर देखें तो लिंगानुपात, लिंगानुपात। और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। जब से देश आजाद हुआ है तभी से ही भारत सरकार साक्षरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। जो हमारा लेटेस्ट जनगणना या सेंसस है वो 2011 का है। 2011 के बाद जो सेंसस 2021 में होना था वो उस तरीके से नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें रही। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की साक्षरता दर जो है पुरुष के मुकाबले काफी कम है। हालांकि टोटल इंडिया की जो है वो 74 के आसपास बैठती है, 64 के आसपास महिलाएं बैठती हैं, 88 के आसपास पुरुष बैठते हैं। शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं महिलाएं पुरुषों के मुकाबले पीछे हैं। तो यहाँ भी एक लैंगिक असमानता जो आ रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। लड़कियों को कमतर स्कूल में पढ़ाना या कुछ समय तक पढ़ाने के बाद छुड़वा देना, जल्दी शादी कर देना, उनका फोकस ये रहता है कि लड़की की शादी कर दो और गंगा जी नहा लो। एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर मैं बात करूं नौकरियों की, जॉब की, जब एजुकेशन कम होंगी तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब जो हाई सैलरी वाली होंगी वहां तक भी लड़कियां या गर्ल्स कम पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से भी एक नई समस्या खड़ी होती है। हालांकि एनसीआर वाले क्षेत्र में स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। लिंगानुपात, एक तरफ भारत चाइना मतलब मून पर जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है, एक तरफ टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी भारत में जो सेक्स रेशो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और अगर मैं केरल या एक दो स्टेट को छोड़ दूं तो सभी राज्यों में ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। हरियाणा जैसे डेवलप्ड राज्य में जहां पर खेल में बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, जहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती है, वहां लड़कियों की संख्या पूरे देश में 1000 पुरुषों पर सबसे कम है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है सोचने का। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक डिफरेंस पैदा कर रहा है। अगर स्कूल में लड़कियां जॉब कर रही हैं, अगर वहां जॉब करने जाएंगी तो उन्हें कम पैसों पे वो आसानी से उसको कर लेंगी। और आजकल पब्लिक स्कूलों में इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा वर्क कर रही हैं, महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पैसे का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो भारत में महिलाओं की स्थिति है इसमें ये सारे कारण बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब सवाल यह है कि इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा अगर लॉन्ग स्तर पर भारत पर महिलाओं की स्थिति लिखो, ये लिखिए और इन पर 4-4, 5-5 लाइन लिख दीजिए तो क्वेश्चन आसानी से तैयार हो। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई भारत में महिला, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भारत में साक्षरता दर महिलाओं की कितनी है, तो ये आ जाएगा। पुरुषों की कितनी है तो 88 आ जाएगा। और अगर ये पूछा जाएगा लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना तो 74 आ जाएगा। इस पर एमसीक्यू बन सकता है, वेरी शॉर्ट भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर 3, नारीवादी विचारधारा। आमतौर पर क्या होता है, जहां पर महिलाओं को पुरुषों के इक्वल माना जाता है या अधिकार की बात की जाती है, वहां पर कहा जाता है कि भाई ये तो नारीवादी विचारधारा के लोग हैं। ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल स्थिति है कहीं ना कहीं महिलाओं को इस चीज के प्रति ज्यादा बढ़ावा देना बहुत जरूरी है देश को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 50% आबादी देश की अगर पिछड़ी रहेगी तो वो देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है, जो जिस पर क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता। अब देखिए यहां पर
अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को नीचा मानना एक तरीके से कम्युनिज्म या सांप्रदायिकता है, जिससे देशों में झगड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनको इसका दम झेलना पड़ता है। ऐसा बहुत बड़े बड़े स्तर पर विश्व के कई देशों में हुआ है। जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ है और भारत के भी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जहां पर हिंदू भी अल्पसंख्यक है। भारत के कई सारे जैसे मुस्लिम या सिख हैं, पारसी हैं या जैन बौद्ध हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। ये भी एक अलग तरह की बात है, संविधान में इसका वर्णन है। भारत में संविधान, भारतीय संविधान में जो लिखा है धर्म के बारे में, नो रिलीजन इज नेशनल, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यानी कि सभी धर्म कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से इक्वल होंगे। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है राष्ट्रीय धर्म, जैसे श्रीलंका में बुद्धिस्ट है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अगर बहुसंख्यक लोग या ताकतवर लोग राजनीतिक कारणों से या किसी और कारण से अगर ये चीज बढ़ती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं देश में झगड़े फसाद होते हैं, देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को इसका कम झेलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, देखिए आपने सुना होगा, सब कहते हैं जातिवाद मत करो, जातिवाद मत करो, जातिवाद खराब है, जातिवाद ये है। अगर अधिकतर लोग इसको ऐसी बात कहते हो तो जातिवाद इतना है क्यों? जाति का एक सबसे बहुत बड़ा फैक्टर तो शादी है। ये अधिकतर लोग शादियां अपनी अपनी जाति में करते हैं, जिससे इस स्थायी संस्था को और मजबूती मिलती है। दूसरा, भारत में जाति उच्च और ऊंची स्थान पर, नीचे स्थान पर, उस आधार पर एक विचारधारा थी। प्राचीन काल में एक वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो व्यवस्था थी इसमें वर्ण के हिसाब से लोग काम करते थे। क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा, ब्राह्मण पठन पाठन का काम करेगा, वैश्य कृषि और व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। अब जो सेवा वाला शब्द यहाँ आया है, सेवा तो अब भी होती है, पढ़ाई अब भी होती है, व्यापार अब भी होता है, लेकिन पहले मरम में क्या अंतर आया? पहले ब्राह्मण ही तो पठन पाठन करेगा, अब कोई भी कर सकता है। पहले वैसे ही व्यापार करता था या कृषि करता था, अब कोई भी कर सकता है। सेवा की जहां तक बात है, चाहे वो पढ़ाना हो वो भी सेवा में आता है, चाहे वो नाई के बाल बनाना वो भी सेवा में आता है, अगर कोई मोची हो तो वो भी सेवा में आता है। तो ये जो पौराणिक वर्ण व्यवस्था थी, जब भारतीय संविधान तैयार हुआ, इस वर्ण व्यवस्था ने वर्ग व्यवस्था का स्थान ले लिया। अब वर्ग क्या है? सामान्य वर्ग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति वर्ग हो गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो गया। हालांकि अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। संविधान का आर्टिकल 17 जिसमें राइट टू अनटचेबिलिटी को फिनिश कर दिया गया या हटा दिया गया, मतलब एक तरीके से उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई रखी गई है। लेकिन लोकतंत्र का दूसरा पहलू भी है। अगर राजनीति की बात आएगी तो जिस जाति के संख्या के लोग क्षेत्र विशेष में होंगे, सभी पार्टियां उसी जाति पर ध्यान देंगी। एक ये भी एक पॉलिटिकल कारण है जिससे कहीं ना कहीं जाति को राजनीति में प्रवेश करा दिया जाता है, घुसा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जाति और राजनीति दोनों सिस्टम से कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी प्रभावित होता है और लोकतंत्र से ही भारत में सरकार बनती है। ऐसी स्थिति में जाति और राजनीति भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अभी हाल फिलहाल में, अभी जब हम महिलाओं की बात कर रहे थे तो उसमें यह कहा जा रहा था कि भारत की संसद में, राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है या यानी कि या जो वो उसमें एमएलए एमपी बन के आते हैं उनका बहुत कम है। तो भारत सरकार ने जो नारी शक्ति अभिनंदन नियम पास किया है उसमें
33%, 33% रिजर्वेशन की बात की है और वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा पास भी कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी एक समस्या क्या है कि अब सरकार, अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद फिर 2029 तक का उसका टाइम रखा गया है। ये ऐसे कार्य हैं जो बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन लोकतंत्र का एक तरीका है अपना, चीजें थोड़ा विलंब रूप से होती हैं, लेकिन हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन बढ़ेगा और समानता की तरफ हम बढ़ेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, या कौन से साल में संसद में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाएं थी, या किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा में महिलाएं हैं, लोकसभा में महिलाएं हैं। थोड़ा सा आप इस चीज पर भी ध्यान दे लेंगे। आमतौर पर इस टॉपिक को ये पढ़ने के बाद आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। 2-3 बार पढ़िए और अच्छे मार्क्स पाइए। थैंक यू वेरी मच।